नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। सत्ता के लालच में एक साथ आने वाले इंडी गठबंधन के तमाम दलों के चेहरे से नकाब हट चुका है। लोकसभा चुनाव में ही ममता ने खुद को बंगाल में इंडी गठबंधन से अलग कर लिया था। वहीं अब यूपी में 10 सीटों पर होने वाली विधानसभा उपचुनाव पर सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए एक तरफ सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर दावेदारी जताई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा है कि मिल्कीपुर की सीट बहुत प्रतिष्ठित है, इसलिए कांग्रेस को इसे अपने खाते में लेना चाहिए। वहीं इस बीच कांग्रेस 16 अक्टूबर को संविधान बचाओ सम्मेलन भी करने वाली है, जिससे अखिलेश नाराज है। इधर केजरीवाल की जड़ें कमजोर करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल के इस एक्शन से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के अपने नेता ही उनकी सत्ता को खत्म करने में जुटे हैं। तो कैसे बंगाल से लेकर यूपी और दिल्ली तक में इंडी गठबंधन में मारधाड़ मची है, कैसे राहुल गांधी के खिलाफ अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सर, दिल्ली में जो कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है उससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में राहुल गांधी का ही कंट्रीब्यूशन है। राहुल गांधी की जिद थी कि केजरीवाल को सीटें नहीं आई, फिर भी कांग्रेस पार्टी समर्थन दे करके उसकी सरकार पहली बार बनवाई। वो कहता रहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी से कोई समर्थन नहीं मांगा, ये कांग्रेस पार्टी वाले अपने मन से दे रहे हैं, यही पब्लिक स्टैंड था उसका। और कांग्रेस पार्टी में लोग अगेंस्ट थे कि केजरीवाल को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की जिद थी कि नहीं, बीजेपी को दूर रखने के लिए हम केजरीवाल का समर्थन करेंगे। तो केजरीवाल का समर्थन करके कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में क्या हाल हुआ, ये सबको मालूम है। एक ही वोट बैंक है, मुसलमानों का, दलितों का और झुग्गी झोपड़ी। यही 3 सेगमेंट है जिसके आधार पे अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि हम 40 साल तक यहां चुनाव हारेंगे ही नहीं। ऐसा फॉर्मूला मेरे पास है कि 40 साल तक हम हारेंगे ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को वापस रिगेन करना होगा, तो ये अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस जीतने की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी का वोट अपना फिक्स्ड है। चंद्र टले, सूरज टले, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वो 32 से 35% वोट उनका वो फिक्स्ड है। बाकी जो एडिशनल आता है वो नेता, मुद्दा और बाकी सारी चीजों के लिए, इतना तो काडर वोट है इनका। अब राहुल गांधी को जब ये समझ में आया, किसी ने समझाया कि भाई साहब, पंजाब में इसने आपकी पद पिटवा दी, गुजरात में ये घुस गया, बीजेपी वाले तो हार मान चुके थे वहां। इसलिए जब चीफ मिनिस्टर बदला जाता है, इसका मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर उसी शर्त में बदला जाता है जब पार्टी को लग जाता है कि भाई ये इसके रहते हुए हम चुनाव नहीं जीत सकेंगे, इसलिए चेहरा बदलो, चेहरा बदलो। बीजेपी तो गुजरात हार चुकी थी मेंटली, लेकिन फिर एंट्री होती है केजरीवाल की। केजरीवाल जो है कांग्रेस की ही छाती पे जो है मूंग दाल जो है उसे धरने लग गया, और उसके बाद ऐतिहासिक जीत हो गई भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में वो आगे आ गया और आप पीछे रह गए। अब राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी के सामने टारगेट 2 है। एक, खोई हुई जमीन वापस लाना, मुसलमानों को वापस लाना। मुसलमानों को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, लिफाफा तैयार रखना पड़ता है। सारे मौलवी मौलानाओं को जो है उसको अपने साथ बैठ करके उसको हिसाब किताब कर देना होता है, वो हो जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में वोट कैसे मिलती है? जैसे कैसे आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है, शराब हो, पैसे हो, सब कुछ बांटो और उसको आपको जो वो मिल जाएगा। लेकिन तब मिलेगा जब आपके पास उन वोट के मैनेजर्स
आपके साथ आ जाए। वोट के जो मैनेजर्स होते हैं इन सब जगहों पे, वो तो पैसे पे काम करते हैं। तो ये तैयारी है। राहुल गांधी अपना नाक इसमें नहीं घुसाते अनटिल अनलेस ये सारा बैकग्राउंड काम पहले से नहीं हो रहा होता। कोई नेता, कोई बड़ा नेता अपनी गर्दन वहां नहीं डालता जहां पे हार बिल्कुल एमिनेंट हो। वो तभी वो डालता है जब संगठन से ये फीडबैक मिलता है कि सर आप आइए, आप कैंपेन कीजिए, मुसलमानों को ये हमारी जिम्मेदारी, दलितों को अपने साथ लेकर के आना हमारी जिम्मेदारी। तो ये जो खबर आई कि राहुल गांधी यात्रा करेंगे और उसका वो ड्रामा है आतिशी मार लेना वाला, खाली चेयर, वो सिर्फ यात्रा नहीं करेंगे। दिल्ली जोड़ो यात्रा का एक बड़ा फीचर होने वाला है कि आगे खाली कुर्सी चलेगी और ये कहेंगे दिल्ली वालों की ये कुर्सी है, दिल्ली की जनता की कुर्सी है। ये आउटसाइडर हरियाणा का लाल, ये यहाँ आकर के जो कुर्सी पे बैठा हुआ है वो डिजर्व नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। अगर राहुल गांधी ने प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को रिवाइव करने के लिए सीरियसली वो कैंपेन पे जाती है, पैसे खर्च करती है, प्रचार प्रसार करती है और मिनिमम 20% वोट लेकर के आ जाती है, अरविंद केजरीवाल की सीटें ठीक उतनी होगी जितना भी भारतीय जनता पार्टी की, मतलब सिंगल डिजिट में ये लटक जाएगा। बिल्कुल। तो क्या दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 काफी मुश्किल होने वाला है और यहां पर कांग्रेस का प्लान क्या ये सक्सेसफुल होगा? देखिए, कांग्रेस का प्लान, भारतीय जनता पार्टी के प्लान और अरविंद केजरीवाल का प्लान, ये दिल्ली में 3 प्लान की बात कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने स्तर पर सोच रहा है कि किसी तरीके से अभी के माहौल को इनकैश कर लें, कैसे भी हम विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं उससे लोगों को प्रभावित कर लें। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि देखो, अभी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमारा बेस कमजोर कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, उसको फिर से लाने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान में शामिल है अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लगभग 2 चुनाव जो जीते, एक चुनाव में जीत नहीं कह सकते, वो शुरुआती दौर के थी। 2014 में जो चुनाव हुए तो इनको सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस ने समर्थन दिया, सरकार बनी, 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद 2 चुनावों में सबसे बड़ा आधार रहा फ्री बीज, और अब राहुल गांधी ये फ्री बीज के चेहरा नजर आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हरियाणा हो या फिर कर्नाटक हो या तेलंगाना हो या फिर आगे आने वाले कुछ स्टेट के चुनाव हो। हर जगह राहुल गांधी केजरीवाल से बड़ा चेहरा की तरफ उभर रहे हैं फ्री बीज पॉलिटिक्स को लेकर। तो दिल्ली में भी उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ये पहले ही मान चुका था कि जैसे अभी सारी पार्टियां ये 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, पानी फ्री देने की बात कर रही है, तो उसमें इसका फायदा बहुत ज्यादा हमें दिल्ली में नहीं मिलने वाला है। इसलिए दूसरा आधार बनाना पड़ेगा। हर चुनाव में एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत होती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बार थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गई है, सुपर एक्टिव मोड में है। अभी रणथंभौर में मीटिंग हुई थी, मंथन कार्यक्रम हुआ, दिल्ली बीजेपी के सारे नेता वहां पर थे, सारे सांसद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और जो बड़े नेता हैं यहाँ के वो भी थे। संघ के नेताओं के साथ मीटिंग हुई, उसमें चर्चा इसी बात के लिए हुई कि कैसे दिल्ली को हम फिर से जीत सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की स्थिति कमजोर है, कांग्रेस अब उसी आधार में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि अभी लोकसभा चुनाव में 52 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई, अब 52 असेंबली सेगमेंट से घटते हुए 40 तक आ जाए, 45 तक आ जाए। क्या लोकसभा चुनाव में जो हमें वोट देते हैं वो केवल मोदी जी के चेहरे पर देते हैं? क्या हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते असेंबली इलेक्शन में? इस बात पर मंथन हुई। अब डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन हो रहा है और इससे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ रही है। यह दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन में, केजरीवाल के फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट में, मोदी जी आप दिल्ली का चुनाव जल्दी करवा दीजिए। क्यों करवा दीजिए? दिल्ली का चुनाव जल्दी होने से अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अभी इनको प्रचार का मौका नहीं मिलेगा, हम तो 5 साल प्रचार ही करते रहते हैं। तो ये स्थितियां जो बनी है
इस दिल्ली जोड़ो यात्रा से, उससे केजरीवाल के लिए एक तरह से दोहरा झटका दिखाई पड़ रहा है। झटका तो ममता बनर्जी को भी बंगाल में एक के बाद एक लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो हालात हैं वो पूरी तरह से ममता के खिलाफ। देखिए, ममता बनर्जी की साख खत्म हो गई है। आप देखिए पिछले 2 दिनों से क्या चल रहा है वहां पे। एक बच्ची के साथ क्या हुआ, एक बच्चे के साथ क्या हुआ, किसी भी राज्य में हो सकता है। बार बार वही सवाल उठते हैं। जैसे ही पुलिस को यह मालूम चला कि आरोपी एक मुसलमान है, उसके हाथ पैर फूल गए। भाई, रेप कहीं भी हो सकता है, कोई भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार ये या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि हमारी सरकार आएगी तो कोई क्राइम होगा ही नहीं। क्राइम होगा, बट कितना फास्ट आपकी पुलिस, आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, कितना फास्ट उसको आप प्रिवेंट करते हैं, कितना फास्ट उसको गिरफ्तार करते हैं, कितना फास्ट एफआईआर होता है, कार्रवाई होती है और सजा दिलाई जाती है। यही तो एफिशिएंसी है। अब फिर बवाल क्यों मच गया? मच इसलिए गया कि वही बीमारी जो आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ। क्राइम होता है तो कहीं टीएमसी का कार्यकर्ता नजर आ जाता है, कोई समर्थक नजर आ जाता है, और नहीं तो अगर ये मुस्लिम निकल आया तो मैं तो किसी पत्रकार से बात करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार वहां, वो कह रहे हैं कि वो एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, समझ लीजिए कि अनसेड रूल है ये, कि अगर आरोपी कोई भी केस में मारपीट, रेप, जो चोरी डकैती जो कुछ भी है, अगर कंप्लेन किसी मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है तो वहां पे टीएमसी के लीडर से क्लियरेंस होगा, तब एफआईआर दर्ज होता है। यह स्थिति है। दिल्ली में लोग नहीं जानते, लेकिन बंगाल के लोग तो जानते हैं, क्योंकि वो फेस करते हैं, तो एक नया बवाल शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? 2 दिन से बच्ची गायब है। उसके मां बाप जा रहे हैं कि भाई मेरी बेटी गायब, बोला दूसरे थाना जाओ। कारण वो जिसका नाम आ रहा है वो मुसलमान है। अब जैसे ये मालूम चला कि उसकी लाश मिल गई, उसका हाथ पैर टूटा हुआ, रेप हुआ, नाबालिग बच्ची है, तो लोग सड़कों पे आ गए, थाना वाना घेर लिया, वो बवाल मचने लग गया, मीडिया में आने लग गया। तो ममता बनर्जी पहली बार इतना जल्दी बैकफुट पे आई, कहा कि भाई पोस्को लगाएंगे, फांसी दिलाएंगे, सजा दिलाएंगे। यही काम आपको आरजी कर में करना था। आपने क्या किया? अच्छा, ये प्रोटेस्ट करने वाले, अरे ये तो वामपंथी हैं, ये भाजपा प्रेरित है, गुंडों को भेज दिया, मार पीट करके भगा दो, हटा दो, ये कर दो। यही काम आपने संदेश खाली में किया। महिलाएं जब बाहर आई, आपका यही रिएक्शन था, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये इट हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। और इसलिए ममता बनर्जी, अब वो ममता बनर्जी बंगाल के भद्र लोगों के आंखों के सामने नहीं बची, जिसमें वो एक फाइटर को लोग देखते थे, एक ऐसी नेत्री को देखते थे कि जो जनता की आवाज उठाती है, सेंसिटिव है। अभी ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है बिल्कुल रसातल में चली गई है। ममता की लोकप्रियता बिल्कुल लगातार गिरती जा रही है, लेकिन यूपी में इंडी गठबंधन, यहाँ पे 2 लड़कों की जोड़ी, उनमें आपस में जो खींचतान सीट बंटवारे को लेकर, वहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। देखिए, इंडी गठबंधन ये अब नाम सुनने के लिए सिर्फ बचा है, करने के लिए नहीं बचा, यानी कि है ही नहीं। ऑफिशियली इसको खत्म कर देना चाहिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी की बात नहीं है। किसी भी स्टेट में जहां इंडी गठबंधन की बात होती है, यानी इंडी गठबंधन इसलिए कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर गठबंधन जो पहले से थे, वहां पर तो कुछ स्थितियां ठीक ठाक चल रही है। बिहार में पहले से राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन, तो उसको इंडी गठबंधन के तहत नहीं कहा जा सकता। या फिर अगर पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के साथ इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन से पहले की बात है। लेकिन अभी जो इंडी गठबंधन बनाया गया, इंडी अलायंस,
उसमें तो एक भी ऐसे नहीं है जो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच तो अभी इतनी खराब स्थिति होगी कि दोनों मारपीट करने पर उतारू हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां अखिलेश यादव राजनीति करते हैं अब राहुल गांधी की टीम की नजर में आ गया है। ये सोचने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब हमें फिर से वही आधार बनाना है जो 90 के डिकेड के पहले बनाए हुए थे। यानी इनका भी वोट का पूरा आधार मुस्लिम और दलित है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण अब वापस नहीं आ सकते, फॉरवर्ड वापस नहीं आ सकता। ओबीसी में 60% से ऊपर जो ओबीसी का वोट बीजेपी में जाता है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो दलित और मुस्लिम अगर अभी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। यही टैक्टिक्स इनकी है और इसलिए उपचुनाव में इनको पूरा ये लग रहा है एजेंडा कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, 2-3 जो सीटें हैं जिसमें अल्पसंख्यक वोटर ठीक ठाक हैं, वहां पर जैसे मीरापुर की बात है, वहां पर भी ये कहते हैं कि वो सीटें हमें दे दो ताकि हम ये परसेप्शन बना सके कि देखो दलित और मुसलमान ये दोनों अब कांग्रेस के पास आ रहे हैं, तो आगे के चुनावों में इसका इस्तेमाल कर सके हम। वही स्थिति दिल्ली में है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है और हर जगह पर इंडी अलायंस के पार्टनरों के बीच इसलिए झगड़ा शुरू हो गया कि जब लोकसभा चुनाव था इन सब के टारगेट एक ही थे, पीएम मोदी। अब इनके टारगेट शिफ्ट हो चुके हैं, ये एक दूसरे को टारगेट में लेने लगे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के यहां दिल्ली के अंदर देखिए केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच होगा, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जहां केरल में देखेंगे वामपंथी और कांग्रेस के बीच होगा, तो अलग अलग स्टेट में ये एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब टारगेट शिफ्ट हो चुका है, तो आपस में लड़कर निपटने की स्थिति में अब धीरे धीरे आ चुके हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडी गठबंधन अपने अस्तित्व से ही सवालों में है। इस गठबंधन का ना तो कोई नेता है और ना ही कोई एजेंडा। हर दल का मुखिया अपनी ढपली, अपना राग अलापता नजर आता है। जब चुनाव आते हैं तब इनके मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं। यानी ये कितना भी एकजुटता की बात करे लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है। तभी तो हम कह रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।